नमस्कार, आप सबको आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सुपर ऑलराउंडर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, जो बच्चे बिहार बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम क्लास 12 के देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 का जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके चैप्टर 1 का यानी कि ठोस अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं, उनके जितने भी प्रश्न इस चैप्टर में बनते हैं जो बिहार बोर्ड में आने लायक है और हर साल आता है, वैसे प्रश्नों को इस वीडियो में बताया जाएगा। और मैं संपूर्ण इस वीडियो का अगर आप लोग देख लेते हो, अगर इस संपूर्ण वीडियो को आप लोग देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि जो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा उसका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में है वो छूटने वाला नहीं है। तो चलिए, बहुत ही रामबाण वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि लिथियम जो है बीसीसी दवा बनाता है। अगर लिथियम के इकाई सेल के एक तरफ की लंबाई 351 पिकोमीटर है तब उसके त्रिज्या की गणना करें। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। इसमें बोल रहा है कि लिथियम जो है बीसीसी दवा बनाता है। लिथियम क्या? बीसीसी दवा बनाता है। अगर लिथियम के इकाई सेल के एक तरफ की जो इकाई है, इकाई लंबाई, तरफ की लंबाई 351 पिकोमीटर है, तो देखिए उत्तर में आप लोग किस तरह बनाइएगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख देंगे। तो हम देखिए लंबाई को ए भी हम मान सकते हैं, तो लंबाई ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 351 पिकोमीटर, तो लिख देंगे लंबाई ए बराबर 351 पिकोमीटर। और यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि लिथियम किस तरह का रवा बना रहा है? बीसीसी रवा बना रहा है, तो लिख देंगे कि लिथियम जो है बीसीसी रवा बनाता है। अब देखिए, जब लिथियम बीसीसी रवा बनाता है तो इसके लिए जो त्रिज्या का फार्मूला होता है, त्रिज्या R बराबर √3/4 × A। तो देखिए, √3 का आप लोग मान जानते हो कि 1.752 होता है और A का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है 351 पिकोमीटर दिया हुआ है, तो हम उससे गुना कर देंगे और बटे 4 से भागा दे देंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 151.97 पिकोमीटर। जी हाँ, आपका जो उत्तर है 151.97 पिकोमीटर। तो ये हुआ पहला प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न को समझिए। इसी तरह से टोटल इसमें हम 23 प्रश्नों को बताएंगे और मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस 23 प्रश्नों को आप लोग याद कर लेते हो तो बिहार बोर्ड कभी भी क्वेश्चन आपका सेट करेगा तो इससे ज़्यादा इस चैप्टर में प्रश्न नहीं सेट कर सकता है। इससे ज़्यादा ही प्रश्न बनते ही नहीं है, इस चैप्टर से बनते हैं बट मतलब बोर्ड लायक नहीं बन पाते हैं। तो चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। देखिए, कांच को अतिशीतित द्रव किस लिए माना जाता है ये आपको बताना है। तो आप लोग देखे होंगे कि जिनके भी घर में शीशी या बोतल कांच का है वो देखते हैं कि कांच को जो है अतिशीतित द्रव माना जाता है। अब कहिए क्यों माना जाता है सर? तो देखिए, ये ठोस होते हुए आप लोग देखो कि जो शीशा होती है वो ठोस होता है, देखने में भी आप उसको पटकोगे भी तो वो जल्दी तुरंत फूट जाएगा, तो वो ठोस का गुण प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ द्रव के भी समान गुण को प्रदर्शित कर देता है। क्या? ठोस होते हुए भी जो कांच है वो ठोस होते हुए भी द्रव के समान गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए अर्थात द्रवों के समान इनमें प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है, इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। आप समझ गए? यहाँ पे उत्तर में बताया गया है कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है क्योंकि ये ठोस होते हुए भी द्रव को समान गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात द्रवों के समान इनमें प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। तो समझ गए दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न समझिएगा। तीसरा जो आपका प्रश्न है वो बोल रहा है कि बिंदु दोष को परिभाषित करें। कौन सा दोष? बिंदु दोष। और बोल रहा है कि ठोस रवा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखिए, बिंदु दोष क्या होता है? किसी निश्चित ज्यामिति वाली कोई वो निश्चित ज्यामिति वाला कोई आप ठोस ले लीजिए, ठीक, क्रिस्टलीय ठोस ले लिए, उसके जालक बिंदु से, जालक बिंदु किसको कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, तो समझते चलिए। अभी किसी निश्चित ज्यामिति वाले क्रिस्टलीय ठोस के जालक बिंदु से, ये जो आपको क्रिस्टलीय ठोस से चित्र दिख रहा है नीचे, उसमें देखिए जालक बिंदु जो दर्शाया हुआ है, लैटिस पॉइंट यहाँ पे दर्शाया हुआ है, तीर से लिखा हुआ है जालक बिंदु, तो ये जो पॉइंट ये सभी है, ये पॉइंट को क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। तो इसमें जो जालक बिंदु है इससे परमाणु, अणु या आयन के गायब हो जाने से, ये सब जो परमाणु ये बिंदु है उसमें कुछ ना कुछ परमाणु पाया जाता है, आयन पाए जाते हैं, ये सभी अगर गायब होने से जो दोष उत्पन्न होता है, इसमें फॉल्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। तो परिभाषा उत्तर आपको जो है लिखना है बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिखना है इस प्रश्न का कि किसी निश्चित ज्यामिति वाले क्रिस्टलीय ठोस के जालक बिंदु से परमाणु, अणु या आयन के गायब हो जाने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। समझ गए? और देखिए, इसमें दूसरा भी प्रश्न यह
भी पूछा है कि ठोस लावा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो देखिए आगे बताते हैं। देखिए क्यों होता है उत्पन्न। किसी आयनिक क्रिस्टल सॉलिड में मौजूद धनायन जो होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो A+ धनायन है इसमें आयनिक क्रिस्टल में मौजूद धनायन अपने स्थान को यहाँ से छोड़ दिया, स्थान ये सभी घेरा में बंधा हुआ है A+, यहाँ से छोड़ के, ये घेरा से छोड़ के बाहर निकल जा रहा है, अंतरकोशीय स्थल में जाने के कारण जो है फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। समझ गए कि फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो किसी आयनिक क्रिस्टल सॉलिड में मौजूद धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतरकोशीय स्थल में जाने के कारण फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। समझ गए। अब चलिए चौथा जो आपका इस चैप्टर का प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है क्यों। तो देखिए आप लोग के घर में अगर चांदी तो होगा ही, मैं तो जानता हूं कि हर एक घर में अभी चांदी रहता है। तो देखिए कह रहा है कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है, या आप लोग देखे भी होंगे चांदी। तो कह रहा है कि चांदी है वो विद्युत का अच्छा सुचालक है क्यों। तो देखिए चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, इसलिए चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के घर में चांदी के तार काहे नहीं बनाए जाते। कह रहे होंगे आप लोग कि सर जब ये अच्छा सुचालक है तो इसको चांदी का जो तार क्यों नहीं बना सकते। देखिए अच्छा सुचालक है, इससे ज़्यादा अच्छा करंट उत्पन्न होगा, लेकिन देखिए इतना महंगा कोई तार खरीदेगा नहीं, ना खरीदेगा, इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं विद्युत में। लेकिन उससे अच्छा जो तार होता है वो किस चीज़ का होता है, चांदी का होता है। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक क्यों है। तो उत्तर में लिखिएगा कि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होता है, अधिक होता है, इसी के कारण इसमें विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाहित हो जाता है, यानी फॉलो हो जाता है, इसीलिए चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। समझ गए। पांचवा प्रश्न है कि फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं। तो देखिए फ्रेंकल दोष, इस दोष में धनायन क्रिस्टल जालक से निकलकर, कोई जालक है उसमें से निकलकर अंतरकोशीय रिक्तिका में आ जाता है। आपको बताए थे ये चित्र में भी, इस चित्र में देखिए कोई अंतरकोशीय स्थल में चल जाता है ना, तो अभी आपको हम समझा चुके हैं। तो देखिए कह रहा है कि इस दोष में धनायन क्रिस्टल जालक से निकलकर अंतरकोशीय रिक्तिका में आ जाता है। इस दोष से क्रिस्टल घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जो इस दोष में क्रिस्टल घनत्व में जो है परिवर्तन किसी तरह का नहीं होता। और इसके साथ साथ यह दोष उन ठोस में पाया जाता है या क्रिस्टल में पाया जाता है जिसकी समन्वय संख्या क्या हो, सबसे कम हो। उदाहरण की बात करें फ्रेंकल दोष के तो AgCl, AgBr, ZnS, ETC हो गए। चलिए अब छठा प्रश्न आपका है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। हाँ एक बात आपको बता दें कि जितने भी ये प्रश्न बता रहे हैं ये आपको 23 प्रश्न मात्र है इस चैप्टर में, ये बस आप याद कर लो, तभी आप लोग बोर्ड में 80% प्लस मार्क्स ला सकते हो। जिस तरह से हम सभी चैप्टर का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराते चल जाएंगे, वो अगर याद कर लोगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि 80% नंबर आपका आ जाएगा। छठा प्रश्न है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। तो देखिए वे ठोस जिनमें समान प्रकार के क्या हो, परमाणु तथा भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर सहसंयोजक नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसे हम नेटवर्क ठोस कहते हैं। फिर से समझिएगा कि वे ठोस जिनमें समान प्रकार के परमाणु तथा भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ के सहसंयोजक नेटवर्क बना लें तो उसे हम नेटवर्क ठोस कहते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि। समझ गए। सातवां प्रश्न है कि उप सहसंयोजक संख्या या जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उप सहसंयोजक संख्या वह संख्या जो बतलाता है कि किसी पदार्थ की संरचना में एक अवयवी कण के निकट और कितने कण अवस्थित है, या इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, वह परिभाषा इसमें होगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें एक परिभाषा और है, उप सहसंयोजक संख्या क्या है। तो देखिए ठोसे में कोई एक जालक बिंदु जितने अन्य जालक बिंदु के संपर्क में रहता है उसे हम उप सहसंयोजक संख्या है। देखिए यहाँ पे चित्र से समझिए आप, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ए और बी से जो घेरा हुआ है उसमें एक बिंदु है, इसी को क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। समझ गए जालक बिंदु। तो जालक बिंदु का परिभाषा यहाँ पे क्या था, तो देख लीजिए, सॉरी उप सहसंयोजक संख्या
कि उपसंयोजक संख्या वह संख्या जो बतलाता है कि किसी पदार्थ की संरचना में एक अवयवी कण के निकट और कितने अन्य कण अवस्थित है। तो वो तो कण था, और उसके अलावा जो उसके किनारे में क्या था, परमाणु था, अणु था, आयन था। ये सब जो है, ये सभी जो संख्या है उसी को क्या कहते हैं, उपसंयोजक संख्या कहते हैं। समझ गए। 8वां प्रश्न, और इसमें दो बात याद रखना कि जो CCP होता है उसमें उपसंयोजक संख्या 12 होता है और BCC में उपसंयोजक संख्या 8 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। 8वां प्रश्न समझिएगा, कह रहा है कि शॉर्टकी त्रुटि तथा फ्रेंकल त्रुटि के बीच क्या अंतर है। तो देखिए, शॉर्टकी त्रुटि तथा फ्रेंकल त्रुटि के बीच निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला अंतर है शॉर्टकी त्रुटि में कि जब ज्वालक संरचना में बराबर संख्या में केटायन यानी कि धन आयन तथा एन आयन यानी ऋण आयन रिक्तिका पाए जाते हैं तो ऐसे दोष क्या कहलाते हैं, शॉर्टकी दोष कहलाते हैं। फ्रेंकल दोष में है कि यह दोष तब संभव होता है जब शुद्ध ज्वालक स्थल से आयन छोड़कर किसी अंतरालीय स्थल में चला जाता है और उसमें जाके फंस जाता है, तब उसे हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। समझ गए। और दूसरा है अंतर कि इस दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व घटता है। किस दोष के कारण, तो आपको बता दें कि शॉर्टकी जो दोष है इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है, जबकि फ्रेंकल जो दोष है इस दोष के कारण इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो शॉर्टकी जो है त्रुटि, शॉर्टकी त्रुटि, इसमें धनायनों का तथा ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है, जबकि आपको बता दें कि फ्रेंकल दोष है इसमें धनायनों का छोटा तथा ऋणायनों का इस दोष के कारण इस घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो अभी आपको बताएं। और इसमें धनायनों तथा ऋणायनों का लगभग समान होता है आकार, किसमें, तो ये होता है शॉर्टकी दोष में, जबकि फ्रेंकल दोष में इसमें धनायनों का छोटा तथा ऋणायनों का जो आकार होता है क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये था आपका शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर। समझ गए होंगे। और आप लोग को इसी तरह जिस तरह से मैं लिखा हूँ उसी तरह अगर आप लोग एग्जाम में लिखते हो तो पूर्ण अंक मिल जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। 9वां प्रश्न आप लोग समझिएगा कि प्रभावी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक धातु के परमाणु संख्या तथा ऑक्सीकरण संख्या एवं 2x उपसंयोजक संख्या में अंतर को ही हम क्या कहते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। 10वां प्रश्न है कि उपसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या अर्थ है। तो देखिए, हम अभी आपको बताए थे कि ठोसे में कोई एक जालक बिंदु जितने अन्य जालक बिंदु के संपर्क में रहता है उसे हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं। वह परिभाषा पीछे बताए थे आपको। और इसमें दूसरा जो बी में पूछ रहा है प्रश्न कि निम्न परमाणुओं की उपसंयोजक संख्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पूछ रहा है कि घनीय निविड संकुलित संरचना में, तो घनीय निविड जो संकुलित संरचना रहता है उसमें होता है 12 और अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उपसंयोजक की संख्या कितना होती है, 8 होती है। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसके रासायनिक संबंध में आयनिक अभिलक्षण होगा, LiCl अथवा KCl। तो देखिए, हम आपको बता दें कि जो LiCl होता है, LiCl उसमें कम आयनिक अभिलक्षण होता है तथा KCl में होता है अधिक आयनिक अभिलक्षण होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे समझिएगा, 12वां प्रश्न आपका कह रहा है कि CL के बनावट का संक्षिप्त विवरण देना है। संक्षिप्त माने समझते हैं ना, छोटा रूप में आपको विवरण दे देना। तो देखिए, CSL का जो संरचना होता है, Cl माइनस आयन किनारों पर रहता है, जबकि CS प्लस आयन कोष्टिका पर रहता है। इसमें CS एवं Cl का उपसंयोजक संख्या कितना होता है, दोनों का 8:8 होता है। समझ गए आप लोग। आगे समझिए, आगे कह रहा है फेरोचुंबकीय तथा पाराचुंबकीय में क्या अंतर है। तो देखिए, फेरोचुंबकीय वैसा पाराचुंबकीय पदार्थ जो बाहरी आरोपित चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बावजूद चुंबकीय गुण को प्रदर्शित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेरोचुंबकीय पदार्थ। समझिएगा कि वैसा पाराचुंबकीय पदार्थ जो बाहरी आरोपित, कोई बाहरी आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है उसको हटा ली, उसके बावजूद भी वहां पे चुंबकीय जो गुण है वहां पे लोहा ले जाइएगा तो उसको आकर्षित कर लेगा, यानी चुंबकीय गुण दिखा रहा तो उसको प्रदर्शित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, फेरोचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो समझ गए फेरोचुंबकीय पदार्थ। दूसरा है इसमें कि पाराचुंबकीय, तो पाराचुंबकीय वैसा पदार्थ जिसके ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तथा बाहरी आरोपित जो है चुंबकीय क्षेत्र उसको हटाते ही वह चुंबकीय गुण खो देता है। उसको मैं क्या कर रहा, उसको मैं प्रदर्शित कर रहा था, लेकिन इसको हम क्या है, खो दे रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पाराचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो समझ गए कि फेरोचुंबकीय क्या होता है, पाराचुंबकीय। अब जो आपका 14वां प्रश्न है वो है कि एफ केंद्र, जिसको हम एफ सेंटर के नाम से भी जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, एफ सेंटर क्या होता है या एफ केंद्र क्या है।
तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो भारी जातीय ऋणात्मक रिक्तियां, उसी को हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। फिर से समझिए, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके द्वारा भारी गई ऋणात्मक रिक्तियों को हम एफ केंद्र कहते हैं। इतना छोटा छोटा डिफिनीशन है, अगर ये भी आप लोग याद नहीं कर सकते हो तो बताइए किस तरह से आपको अंक मिले? नहीं ना मिल सकते हैं। इतना छोटा छोटा आपके डिफिनीशन है, इनको प्लीज़ आप लोग याद कीजिए, आपके अंक आएंगे। मेरा फ़ायदा नहीं होगा इससे, बस मेरा फ़ायदा यही है कि मेरा यूट्यूब चैनल प्रमोट होगा, बल्कि आप लोग का फ़ायदा यह है कि आपका अंक ज़्यादा आएंगे। तो आपके ना भविष्य बन रहे हैं यहाँ पे, मेरा तो थोड़ा बहुत भविष्य बन रहा है, आपका ज़्यादा भविष्य बन रहा है। तो कृपया आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी प्रश्न बता रहे हैं वो प्लीज़ आप लोग याद कीजिए, ताकि आपके जो है एग्ज़ाम में अंक अच्छा आ सके। तो चलिए 15वां क्वेश्चन समझिएगा। 15वां क्वेश्चन है कि फोटोबॉलिक सेल क्या है? तो देखिए, अक्रिस्टलीय सिलिकॉन फोटोबॉलिक सेल के रूप में कार्य करते हैं। ये सूर्य प्रकाश में विद्युत उत्पन्न करते हैं। आप लोग देखे हैं सौर सेल देखे हैं कि नहीं? यानी कि जो सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं, कोठा पर लगाते हैं ना धूप में, तो उसमें क्या होता है, फोटोबॉलिक सेल होता है। वो जो है सिलिकॉन उसमें कार्य करता है। तो अक्रिस्टलीय सिलिकॉन फोटोबॉलिक सेल के रूप में कार्य करते हैं। यही इसी के कारण, ये फोटोबॉलिक सेल के कारण क्या होता है, सूर्य जो है उसको प्रकाश में विद्युत में उत्पन्न कर देता है। प्रकाश रहता है उसको अवशोषित करके किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युत में परिवर्तित कर देता है। तो समझिए कि फोटोबॉलिक सेल क्या होता है। अब 16वां प्रश्न है आपका कि अति चालकता से आप क्या समझते हैं? अति चालकता, तो निम्न तापमान पर जब कोई पदार्थ विद्युत बहाव का विरोध न करे तो यह गुण अति चालकता कहलाता है। देखिए, कह रहा है कि कम भी तापमान रहेगा, बहुत कम तापमान रहेगा, अगर उस स्थिति में भी कोई पदार्थ विद्युत बहाव का विरोध नहीं कर रहा है, यानी विद्युत बह रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो गुण जो है वो क्या कहलाता है, अति चालकता कहलाता है। समझ गए, अति चालकता। और 17वां क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? तो आप लोग के सामने जरूर है वो कोई पदार्थ होगा, ठोस पदार्थ। तो देखिए, हम